नमस्कार, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम यहाँ पर क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए किसी बच्चे ने 8th और 10th 9th क्लास बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा तो भी बच्चा उसको समझ सके, कवर कर सके, ऐसी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। पूरा जीरो लेवल से हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। कहने का मतलब हमारा पूरा फुल टारगेट रहेगा कि बच्चा जीरो लेवल से अप लेवल तक, टॉप लेवल तक क्वेश्चन कर सके और जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम टॉप लेवल पर ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो चैप्टर 8th से कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर क्लास 10th में आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर, 7th चैप्टर छोड़ दिया और डायरेक्ट 8th चैप्टर पढ़ा रहे, ऐसा क्यों? क्या हमें समझ में आ जाएगा? क्यों? क्योंकि 8th चैप्टर के पहले के चैप्टर अगर समझ में ना आए तो क्या हमें समझ में आएगा? तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है ना वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका दूसरे चैप्टर से ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। तो फिर 8th से शुरुआत क्यों की? तो मैं आपको बता दूं कि 8th 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इंटरेस्टिंग तो बात समझ में आ रही कि इसको पढ़ने के बाद में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? जो ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास में, इसका नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट हमें इंट्रोड्यूस होना है यहाँ पर। और फिर जब 11th 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो 10th क्लास के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो बिल्कुल जीरो लेवल से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। भाई ये चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चैप्टर एक्चुअल क्या बोलना चाहता है ना, इस चैप्टर में हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको मिलेगी 8.1 इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले हम रेशियो को समझेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में 8.1 के एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। बस आप प्रॉपर तरीके से इसको समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस करिए। 100 में से 100 नंबर आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। जो कुछ सम स्पेशल एंगल्स रहेंगे उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, ये बात हम समझेंगे यहाँ पर। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल्स और फिर 8.2 एक्सरसाइज, पूरा बराबर सीक्वेंस से चलेंगे हम। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले आइडेंटिटीज समझेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद एग्जाम्पल्स करेंगे सारे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और इस बेस पर 8.3 एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है। और सबसे लास्ट में पूरे चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो सारी चीज़ों का हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके सबसे लास्ट में करेंगे हम MCQ, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और डिफरेंट टाइप के ऐसे MCQ करेंगे कि आपसे MCQ एग्जाम के सारे MCQ बन जाए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे ख्याल से आप मेरे को जानते ही होंगे, और नहीं जानते पहली बार अगर आए तो आप जान सकते हो कि मेरा नाम महादेव होप्ते है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में 21 ईयर हो चुके हैं मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, और कई लाखों बच्चे, इंडिया के लाखों बच्चे, हर कोने से लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं ऑनलाइन से, ऑफलाइन से। और जो बातें मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पर कि मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते चलिए। और कई बच्चे जो कि मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनका नंबर 1 चैप्टर सब्जेक्ट बन चुका है मैथ्स, और आपका भी ये जो सब्जेक्ट है वो नंबर 1 बनेगा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। बस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए और हम यहाँ पर कवर करते हुए
आपको 100 में से 100 मार्क्स के लिए टारगेट करते हुए उसको अचीव करने की यहाँ पर कोशिश में लगे रहेंगे। चलिए ठीक है। टीच टेक प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। टीच टेक आप अगर प्ले स्टोर पर जाएंगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगी, टीच टेक भोपाल के नाम से, टीच टेक स्कूल के नाम से, टीच टेक भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो 100% सिलेबस पूरा 0 लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में ये कोर्स ये अवेलेबल है। आप यहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब करके अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पर। मैंने आपको बताया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इतना ज़्यादा, मैंने कितनी तारीफ कर ली ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी भैया ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है वैसा है, 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 11th-12th क्लास का तो सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, 11th क्लास खास करके। ठीक है, तो ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताइए जरा, अपने आसपास देखिए। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको हो सकता है कि ऐसी कोई पेड़ दिखेगा, ट्री दिखेगी, हो सकता है कि ऐसी कोई बिल्डिंग दिखेगी, कोई बड़ा सा टावर दिखेगा, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक पोल दिखेगा, या ऐसी कुतुब मीनार दिख रही है। तो खैर अपने आसपास नहीं दिखेगी, ये तो दिल्ली में दिखने वाली है आपको। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें आपको आसपास दिखने वाली है। इनकी एक खासियत मैं आपको बता दूं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो पेड़ खड़ा है वो कहाँ पर खड़ा है? तो आप बोलोगे कि ये तो सर ज़मीन पर खड़ा है। बिल्कुल सही बात है, ज़मीन पर खड़ा है। और ये क्या है? ज़मीन है। हाँ बिल्कुल सही है, ये क्या है? एक ज़मीन है। और ज़मीन पर क्या है? पेड़ खड़ा है, ग्राउंड लेवल पर पेड़ खड़ा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये ज़मीन के और पेड़ के बीच में कोई एक एंगल बन रहा क्या? अरे हाँ, ये वर्टिकल ही तो है। अरे कोई बिल्डिंग अगर आपको दिखेगी तो वो कैसी है? वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही है। क्या जैसी सिचुएशन इसमें है वैसी सिचुएशन इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी? हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये भी ज़मीन पर खड़ा है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मुझे एक बात बताइए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं इस ट्री को देख रहा हूँ। और जब ट्री को देख रहा हूँ तो ऐसा देखूंगा मैं। अरे पूरी ट्री कब दिखेगी मेरे को? जब यहाँ से मेरी नज़र इस पर आएगी, ऐसा देखूंगा ना, तब तो पूरी ट्री दिखेगी मेरे को। तो जब इसके टॉप को देखूंगा तो लाइन ऑफ साइट मेरी यहाँ से जाएगी और बॉटम को देखूंगा तो ये, और इसके बीच में से ऐसा ये मेरे को ट्री दिखेगी। ये देखने के बाद में कोई मैथमेटिकल फिगर आपको दिखाई दे रहा क्या? ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाई दे रहा क्या? हाँ दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा भाई? ये आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन बनने के कारण ही इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये उठता कि ट्रिग्नोमेट्री की इसमें जरूरत क्यों पड़ती है? राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने कई बार पढ़ा है, तो जरा ध्यान से समझना। मैं एक मजेदार बात बताता हूँ। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन बन रही भैया इसमें। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज करें, मान लिया जाए कि आप दिल्ली गए अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली घूमने गए। आपकी इच्छा हुई कि हम कुतुब मीनार भी देख लेते दिल्ली में। हाँ ठीक है, और कुतुब मीनार को देखने गए तो ये कुतुब मीनार है भैया। ये क्या है? कुतुब मीनार है। हाँ चलो ठीक है, कुतुब मीनार बना दी मैंने। ये कहाँ पर खड़ी है? तो ग्राउंड लेवल पर खड़ी है, ऐसी ज़मीन पर ही तो खड़ी है। और अगर आप इसके बीच में एंगल देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है। बिल्कुल ये भी बात सही है, 90 डिग्री का एंगल है। हालांकि कुतुब मीनार थोड़ी सी झुकी हुई है, हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है ना, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब आप और आपके पेरेंट्स यहाँ पर जमीन पर, अरे कुतुब मीनार देखने गए तो उसको चिपक के देखोगे क्या आप कुतुब मीनार को? नहीं ना, थोड़ी सी दूरी से ही तो देखोगे ताकि पूरी कुतुब मीनार दिख जाए। तो आप और आपके पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं
और आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ, तो पापा क्या बोलेंगे? आपको मालूम होगी, इंटरनेट पर देख ली होगी, इंटरनेट का ज़माना है, और वो बता दोगे नहीं मैं इसकी हाइट यहीं से मैं इसकी हाइट को मेजर कर सकता हूँ। आप ऐसा बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब 10th क्लास का ये ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लेंगे उसके बाद बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ यहीं पर, इस पर न तो चढ़े न तो इस पर मैं टेप लगाऊंगा, और यहीं पर खड़े खड़े मैं इसकी हाइट बता सकता हूँ। तो पापा बोलेंगे कि चलो बता दो। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब यहां से कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं, यहां से कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं, तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? हाँ या ना बोलो जल्दी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? हाँ बिल्कुल बना। ये क्या है? कुतुब मीनार है। हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या है? कुतुब मीनार है। और ये क्या है? ग्राउंड है। और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर खड़े हो। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली चीज तो आपको मालूम नहीं है, मतलब फाइंड करना चाह रहे, इसकी हाइट तो फाइंड करना चाह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वाली भी हाइट आप कभी नहीं पता कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। भाई कुतुब मीनार है, ये तो एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ कैसे टेप लगाओगे आप? ये कुतुब मीनार है, यहाँ से टेप नहीं लगा पाओगे आप। तो ये भी हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो फिर क्या मालूम है भाई? ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें मालूम है, यानी कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ऐसा हमें यहाँ पर समझ में आ रहा। मुझे एक बात बताओ, ये तो ग्राउंड लेवल है ना, क्या इसको मेजर कर सकते हो क्या? हाँ मेजर कर सकते हैं, जमीन पर ही तो टेप लगाना है आपको, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। हाँ बिल्कुल सही है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड की बात हो गई, जिसमें ये साइड भी नहीं मालूम आपको, ये भी साइड नहीं मालूम, और ये साइड मालूम है क्या? हाँ ये साइड आप पता कर सकते हैं। अब आपके पास में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल रह गया। अरे ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, जिसमें से एक एंगल पता चल गया आपको और एक साइड भी पता चल गई। अगर मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल पता कर लूं, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, किसी तरीके से मैं ये वाला एंगल पता कर लूं, क्वेश्चन ये उठता कि सर मैं ये वाला एंगल पता कैसे करूंगा? ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। तो मैं आपको बता दूं कि चुटकियों वाला काम है ये। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे पता करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसी बेस पर ये जो एंगल पता करना, और ये इसी बेस पर अगला चैप्टर बना हुआ है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके, एक तो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कवर हो रहा, और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला भी चैप्टर कवर होगा। ये 2 चैप्टर 10th क्लास में पूरा पेवर ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर है। तो ये वाला एंगल कैसे बता सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट? आपको मार्केट से कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद के नहीं लाना है, केवल हमें घर में ही हमें ये इंस्ट्रूमेंट बनाना है। और वो इंस्ट्रूमेंट कैसा रहता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा सिंपल सा काम, इससे आप एंगल पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इससे कैसे पता करेंगे और ये वाला बनेगा कैसे? तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसको बनाना मैं सिखाता हूँ आपको। अरे ये इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप ये एंगल पता कर सकते हो। तो ये इंस्ट्रूमेंट बना कैसे? मैंने खुद ने बनाया अपने यहाँ पर, और 5 से 7 मिनट लगे इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। देखिए कैसे। ये क्या है? सर्कल है, सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। हाँ बिल्कुल सही है। और इसका ये डायामीटर है। जहां पर सेंटर रहेगा वहां से क्या करो आप, इसको एक डायामीटर खींच दो, और डायामीटर खींचने के बाद में इसको आप कट कर दो, कैंची से आधा कट कर दो। समझ में आया क्या? कितना टाइम लगेगा? अरे ये कोई भी इस टाइप का कोई कार्टून का पार्ट ले लो, उस पर इससे सर्कल बना लो, सर्कल बनाने के बाद में उसको आधा कर दो, बस इतनी सी बात है। सर्कल को आधा करने के बाद में एक पाइप है, ये पाइप कहाँ से आएगा? अरे जूस वगैरह पीते ना, उसकी स्ट्रा, वो वाली स्ट्रा को क्या करो, यहाँ पर चिपका दो। जो जूस पीने वाली जो स्ट्रा होती है उसको यहाँ पर चिपका दो ऐसा। चलो मैंने भी चिपकाई है, देखिए चिपकाइए ना, एक पाइप दिख रहा होगा यहाँ पर। हाँ ठीक है। आप क्या करो, इसका जो सेंटर है ना, सेंटर पर एक थ्रेड बांध दो और इस पर एक वेट लटका दो।
कोई भी वेट लटका दो। ये देखिए मैंने कुछ भी मतलब जो भी मिल जाए आपको ऐसा वेट लटका दो और थ्रेड से मैंने यहाँ पर बांध दिया, बन गया तैयार। इस पर आप क्या करो, ऐसी लाइनें खींच दो, है ना, और वो जो डी होता है ना, डी के जैसी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये क्या हो गया 90, हाँ, और 90 के बाद में 110 इधर से भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसी लाइनें खींच दो। देखिए मैंने भी बना दी है ऐसी लाइनें, दिख रही होगी आपको, है ना। तो ऐसी लाइनें बना दो, बस हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार। अब देखना ये वाला एंगल कैसे पता करता हूं मैं। इसको जो रस्सी है, थ्रेड है जो मैंने लगाया ना, अरे कुल मिला के आप ये मान लो कि ये क्या है, डी है। कंपास बॉक्स में जो डी होता है ना उस पर क्या लिखा रहता है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा। यहाँ पर क्या होता है 90 और ये कहाँ तक जाता है 180 तक। कहाँ तक जाता है 180 डिग्री तक। और इधर से भी होता है 10, 20, 30, 40, 50, 90 और ये कहाँ तक जाता है 180 तक। दोनों इधर से लिखा रहता है इस पे। ये वाला काम आप डी के साथ में भी कर सकते हैं। जो कंपास बॉक्स में डी होता है ना उसमें यहाँ किनारे पर डी पर ये ऐसा पाइप लगा दो, यहाँ एक छेद करके ये बांध दो, बस हो गया काम। इतना सा काम है। इस बेस पर आप यहाँ से इसका एंगल मेजर कर सकते। कैसे मेजर कर सकते देखना। अरे मेजर क्यों कर रहे हैं भाई, अगर मैं मेजर कर लूँ तो ये इसकी हाइट मैं तुरंत बता सकता हूँ। देखना आप क्या करो, ये पाइप को ऐसा रखो, तो जब आप ग्राउंड के लेवल में आप जब इसको रखेंगे तो ये वाला कहाँ पर रुकेगा, ये 90 डिग्री पर रुकेगा कि नहीं। अरे आपने डी देखा कि नहीं देखा, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर क्या होता है 90 होता है ना बीच में, हाँ 90 होता है। जब आप इसको ग्राउंड लेवल के प्लेन में रखोगे, अरे ज़मीन के प्लेन में, तब ये 90 पर रुकता है ये थ्रेड। देखिए 90 पर रुक गया। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब 90 पर रुका है इसका मतलब ये ज़मीन के पैरेलल है। हाँ, तो आपको क्या करना है, इस पाइप में से देखो ना, इस पाइप में से कुतुब मीनार के टॉप को देखना है। इस पाइप में से कुतुब मीनार के टॉप को देखना है। और जैसे ही आपको कुतुब मीनार का टॉप दिख जाएगा ना, अरे जैसे कुतुब मीनार का टॉप दिख जाएगा इसको पकड़ लो ऐसा फिक्स, तब तक फ्री रखना इसको। और फिक्स पकड़ लिया और आपने देखा ये यहाँ से 90 से स्टार्ट करो, 10, 20, 30, 40 और 45। कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल। बस अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए और ये वाली भी डिस्टेंस पता चल जाए और मुझे ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो मैं कुतुब मीनार की हाइट बता सकता हूँ। और आप अगर अपने पेरेंट्स को ऐसा बोलेंगे कि पापा मैं बता सकता हूँ कि मुझे अगर थीटा भी पता चल गया, ये बेस भी पता चल गया, तो मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ, तो पेरेंट्स खुश हो गए कि नहीं। तो और आप अब ये भी बता सकते हो ये वाला डिस्टेंस कितना है, केवल 2 इंफॉर्मेशन पता चल जाए आपको तो। इसके बाद में ये वाला भी एंगल बता सकते हो। और कैसे बताएंगे वो सारी चीज़ें अब हम चैप्टर में समझते हुए चलेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये चैप्टर। अरे है क्या। अगर मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, सुन लो जरा और एक बार, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कितनी चीज़ें होती है, तो 3 साइड्स होती है। क्या होती है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। कोई भी दुनिया का ट्रायंगल रहेगा तो उसमें क्या रहेगी, 3 साइड्स रहेगी और 3 एंगल्स रहेंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर मुझे इनमें से एक साइड पता चल जाए या एक एंगल पता चल जाए, ये 90 को छोड़कर एक एंगल पता चल जाए, या तो कोई भी 2 चीज़ें, अरे ये 90 है तो 90 को तो छोड़ दो, तो कितने एंगल बचेंगे आपके पास में, 2 ही एंगल ना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, 2 एंगल। ये 5 में से कोई भी 2 चीज़ें, या तो हो सकता है कि 2 साइड पता चल जाए या एक साइड और एक एंगल पता चल जाए, तो आप बाकी की रिमेनिंग चीज़ें पता कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा फीचर है और इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इसकी आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए हमें ये बात तो पता चल गई कि भैया हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री हम आज पढ़ रहे हैं,
लेकिन ये किसके मन में बात आई, सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो मैं आपको बता दूं, हमारे लिए बड़े गर्व की भी बात है, हैं? हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि जो पाटलिपुत्र बिहार में जिनका बर्थ हुआ था, ऐसे मैथमेटिशियन जो कि इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, इन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके जो कॉन्सेप्ट है, वराह महिर और ब्रह्मगुप्त ने भी इस कॉन्सेप्ट पर काम किया, लेकिन जो इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? आर्यभट्ट जी को। आर्यभट्ट जी को ही ट्रिग्नोमेट्री का जनक माना जाता है। इन्होंने ही शुरुआत की, इन्हीं को बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री बनाया किसने? आर्यभट्ट जी ने। और फिर उसमें कुछ करेक्शन या मॉडिफिकेशन जो दिया जोनस मुरे और एडमंड गुंटर, इनका भी कुछ इसमें सहयोग है। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पर इनिशियल लेवल पर काम किया। ठीक है, और कैसे कैसे काम किया हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, किसने किसने क्या क्या काम किया, वो सारी बातों पर हम आगे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो गई कि भैया ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमें डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, डेली लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर दो चीज़ें मत पता है तो आप बाकी की सारे मेजरमेंट इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका जो नाम है ना, नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है इसका? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये नाम कहाँ से आया? तो इसकी भी एक कहानी है भैया, बहुत मजेदार कहानी है। देखना, ट्राई क्या लिखा है यहाँ पर? ट्राई। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? गोनो। और तीसरा लिखा हुआ है मेट्री। ट्राई वर्ड से ही बना है, गोनो गॉन से बना हुआ है, और मेट्री बना हुआ मेट्रॉन से। मेट्रॉन एक्चुअल ये जो तीनों है ना, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन, ये जो तीनों है ना, ये तीनों के तीनों ग्रीक वर्ड है। ग्रीक से आए हैं। कहां से आए? ग्रीक वर्ड है भाई। ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, तीनों को मिला के ट्रिग्नोमेट्री बन गया। इसकी मीनिंग क्या होती है? तो ट्राई तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और गोन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्रॉन जो है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो मुझे एक बात बताइए कि 3 साइड का मेजर कहाँ होता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल में होता है, और ट्रायंगल में होता है तो उसी के हिसाब से तो इसका नाम रखा गया है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब सुनिए जरा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलना आपको प्रॉपर, ये आपको नोट्स बनाना है पूरा इसका। भाई ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई है। ठीक है, अब सुनिए, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें कहाँ पर जरूरत है? जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब बात आती है आर्यभट्ट जी की। इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया? आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। और मेरे ख्याल से जब मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन है तो इनके बारे में भी आपने सुना ही होगा। बिहार पटना के हैं और 500 BC के है, मतलब 600 सेंचुरी के है ये, है ना। तो उस समय में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट क्या दिया भाई? एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मैक्सिमम टाइम बनता ही है। हाँ बिल्कुल सही है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल सही है ये भी बात। ठीक है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं आप,
इसके जो वर्टेक्स है इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC दे दिया, या ABC इधर से दे दिया, या ABC इधर से दे दिया, उसकी कोई बाउंडेशन है नहीं, ठीक है ना। आप कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि इसमें एक एंगल तो ये हो गया 90 डिग्री का, ये तो फिक्स है ना। अब हमारे पास में दो एंगल है, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, इसका भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना। अगर मान लिया जाए कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, तो मुझे एक बात बता दो कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप बोलोगे कि 60 डिग्री का होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो आपको सभी को मालूम है कि ये क्या होता है? 180 होता है, 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू मालूम है आपको, 90 डिग्री है। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो फिक्स है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री अगर उधर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में? एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया, इधर पॉजिटिव है तो उधर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री। मतलब ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम कितना है? क्यों? ये दोनों एंगल का सम कितना है? 90। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए कि 30 डिग्री का है, मैं एंगल ए को भी उधर कर देता हूं, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अरे एंगल ए अगर पता चल जाएगा तो उसको 90 में से माइनस कर दो तो एंगल सी पता चल जाएगा। तो आर्यभट्ट जी ने ये बोला कि भैया एक एंगल मुझे पता चल जाए तो मैं दूसरा एंगल पता कर लूंगा। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक एंगल की प्रॉब्लम है। ये 90 डिग्री ऑलरेडी, अगर ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि भैया जो एंगल हमें नहीं मालूम, हमें जो एंगल नहीं मालूम उसको थीटा सपोज कर लो, उसको क्या कर लो? थीटा सपोज कर लो, एक्यूट एंगल। बस यही से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, याद रखना। अब यहाँ से जो स्टोरी है उस स्टोरी को जरा ध्यान से समझो। अगर इसको अगर प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो बस अपना काम हो गया। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये पता कर सकता हूँ, अगर ये पता चल जाए तो इसको पता कर सकता हूँ। तो किसी एक एंगल को थीटा कंसीडर कर लो, या तो इसको थीटा कर लो या तो इसको थीटा कर लो। लेकिन जो भी थीटा एंगल रहेगा उसके सामने वाली साइड जो रहेगी ना उसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। ये फिक्स है भैया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर। किसको? जो थीटा रहेगा, जिसको भी आपने थीटा कंसीडर किया, उसके सामने वाली साइड कौन रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली जो साइड रहेगी ना उसको बोला जाएगा बेस। इसको क्या बोला जाएगा? बेस। साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज ऑफ थीटा इज कॉल्ड बेस। ये बात क्लियर है क्या? चलिए ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी, या तो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। इतनी बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई क्या? अगर बैठ गई तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने इसको थीटा सपोज किया, थीटा इसको सपोज किया, तो परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री और थीटा के बीच की साइड को क्या बोला जाएगा? बेस बोला जाएगा। और जो सबसे लॉन्गेस्ट है, यानी कि 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी दिख भी रही है आपको, तो इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ में आ गई? अब ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो,
सिंपल सा काम, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 और थीटा के बीच की साइड बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता कि यही वाला थीटा रहेगा? तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा भैया सी थीटा है, तो फिर आपको ये कंसीडर करना है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 तो आपको दिखेगा ना, 90 और इसके बीच की साइड को बेस और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज। इतनी बात दिमाग में बैठ गई है? हाँ बिल्कुल बैठ गई है, ठीक है। आर्यभट्ट जी ने बोला कि भैया यहां पर जो तीनों साइड है ना, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ये जो तीनों साइड है ना, तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन होता है, इनके बीच में एक रेशियो होता है। कैसा रेशियो? क्या होता है? रेशियो होता है। ये कैसा रेशियो है भाई? रेशियो किसको बोलते हैं? जिसमें एक न्यूमरेटर रहेगा और एक डेनोमिनेटर रहेगा। तो जो रेशियो रहेगा वो दो लोगों के बीच में रहेगा, इसके बीच में और इसके बीच में। कहने का मतलब दो साइड, यहां पर कितनी साइड है? 3 साइड है ना। एक क्या है? परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक कौन है? हाइपोटेन्यूज। कौन है? हाइपोटेन्यूज। 3 साइड है हमें, तो तीनों के बीच में एक रेशियो रहेगा। और वो कितने रेशियो हो सकते हैं बताइए मुझे? तो इसके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लिया जाए कि आप 10th क्लास में हो और आपके फैमिली में 3 लोग हैं। कौन कौन? आपके पापा, फादर, आपके कौन है? फादर है। आपके फैमिली में आपके फादर है, आपकी मदर है और आप हो। 3 लोग हैं। मुझे एक बात बताइए कि तीनों के बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अरे 3 ही तो है ना। अरे ट्रायंगल में भी तो 3 ही है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं? ये 3, हाँ है ना, 3 ही तो है। और ऐसे ही आपके फैमिली में भी 3 लोग हैं। मुझे एक बात बताइए कि इनके बीच में कितने रिलेशन है? तो देखता हूं मैं। मुझे एक बात बताइए कि इनके ये कौन हो गए? आप कौन हो गए इनके? अरे इनके बेटे हो गए ना, या बेटी होगी। और इनके ये कौन हो गए? पापा। कितने रिलेशन हुए? 2। अरे एक रिलेशन तो हो गया बेटी का या बेटे का, और ये एक रिलेशन हो गया पापा का। 2 रिलेशन हो गए। इनकी ये कौन है? मदर। और इनकी ये कौन है? सन या डॉटर, जो भी है। कितने रिलेशन हो गए? 4। अच्छा, इनके ये कौन है? वाइफ। और इनके ये कौन है? हस्बैंड। दोनों इधर से रिलेशन है ना। तो टोटल 3 लोगों के बीच में कितने रिलेशन है? तो 6 रिलेशन है। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो भाई यहां पर भी तो 3 लोग हैं ना, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, 3 लोग हैं यहां पर भी। तो 3 के बीच में कितने रिलेशन हो गए? 6। एक इसका इससे रिलेशन होगा, इसका इस रिलेशन, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो कितने रेशियो हो गए? तो 6 रेशियो हो गए। यही तो कारण है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही रेशियो होते हैं, न तो उससे कम होते हैं न तो उससे ज्यादा होते। हो ही नहीं सकता ना, इसके अलावा क्या रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं है। सबका सबसे तो रिलेशन हो ही गया यहां पर। तो इन 6 रिलेशन को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन या रेशियो बोल सकते हैं आप। क्या? रेशियो। और इसको TR बोला जाता है, 60 में TR बोला जाता है। मजा आ रहा? अरे मजा आ रहा? पहली बार लग रहा होगा कि अरे सर ये इतना मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है चैप्टर। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं यही वाला चैप्टर नहीं है, 10th क्लास के सारे ही चैप्टर। अरे भैया मेरे 10th क्लास में जो इतना बेसिक चीजें हैं, अगर आपने 10th क्लास को बहुत अच्छे से अगर कर लिया तो लाइफ में कभी कष्ट नहीं होगा। 10th अच्छे से कर लिया आपने, मैथ्स बिल्कुल सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया, तो ये मान के चले कि 11th में मजा आ जाएगा आपको, 12th में मजा आ जाएगा। और ऐसे लाखों बच्चे हैं
कि जिनका मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। बस एक प्रॉब्लम है, अरे इसमें भी प्रॉब्लम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें यह प्रॉब्लम है कि जब बेसिक से हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और आजकल के बच्चों के पास में टाइम नहीं है, यही समस्या है ना। वो स्क्रॉल करने की आदत है ना मोबाइल में, खटाखट स्क्रॉल करते रहेंगे मोबाइल में, 1 मिनट का वीडियो देखने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है, गेम खेलने का टाइम है, तो फिर समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो आप अगर प्रॉपर टाइम देते हो तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, और हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाखों बच्चों का ये फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है और आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। ठीक है ना, चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये बात समझ में आ गई। और मैंने आपको बताया कि भैया आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम दिए। कैसे नाम दिए? एक रिलेशन है भाई, जैसे ये इसके फादर थे, ये इसकी मदर थी, ये इसके वाइफ थी, ये क्या है? एक रिलेशन ही तो है। अरे फादर मदर ये क्या रिलेशन है ना। तो इनने आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले ये बोला कि भैया इन रिलेशनों का नाम क्या दिया जाए, रिलेशन का कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए ना। तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि सबसे पहले मैं इसका एक पहला जो रिलेशन है उसका नाम दे देता हूँ साइन, और सेकंड रिलेशन है जैसे फादर मदर सन डॉटर है ना, मदर हस्बैंड वाइफ, ये रिलेशन है ना। ऐसे इनके बीच में जो रिलेशन है, इनके रिलेशन के नाम दिए इन्होंने। सबसे पहला जो रेशियो है वो कौन सा है? साइन, और सेकंड रेशियो है कोसाइन, कोसाइन, और थर्ड रिलेशन का नाम दिया टेंजेंट, टेंजेंट, और फोर्थ रिलेशन का नाम दिया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और फिफ्थ रिलेशन का नाम दिया सेकेंड। क्या नाम दिया? सेकेंड, और नेक्स्ट का नाम दिया कोसेकेंड। मजा आया? अरे सर ऐसे नाम क्यों दिए? भैया मेरे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आर्यभट्ट जी कहाँ से इतनी इंग्लिश जानते थे? नहीं जानते थे। जानते थे क्या इंग्लिश? नहीं। तो फिर उन्होंने ऐसे नाम थोड़ी दिए, ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हुए है ये नाम। तो फिर उन्होंने क्या नाम दिए? उनके नाम बताइए। हाँ, साइन को उन्होंने ज्या बोला था, साइन को उन्होंने ज्या बोला था। अगर आप आर्यभट्टिया एक उनका जो ग्रंथ है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा साइन का नाम क्या दिया था? जा। कोसाइन का नाम क्या दिया था? कोज्या, कोज्या। टेंजेंट का नाम क्या दिया था? स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। और कोटेंजेंट का नाम क्या दिया था? कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। इससे आपको मतलब नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं कि नहीं तो कई बच्चे इसको भी रटना चालू कर देते हैं, जरूरत नहीं है। ये नाम आपको मालूम होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे भी जाते नाम हैं। क्या है इसको? कोटेंजेंट को क्या बोला जाता? कोटि स्पर्शज्या। और सेकंड को व्यू कोज्या, व्यू कोज्या। आई बात समझ में? और को सेकंड को व्यूज्या, को सेकंड को व्यूज्या। ये नाम दिए थे भैया आर्यभट्ट जी ने, और फिर उसको ट्रांसलेट करके ऐसा कर दिया। ठीक है, आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो अपने नॉलेज के लिए, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है इसकी। आर्यभट्ट जी ने बोला उस समय में कि भैया आपको कैसे पता चलेगा कि एक्यूट एंगल ये है कि ये, क्योंकि ये तो पूरा खेल कर देता है। अगर एक्यूट एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, और एक्यूट एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। अभी बताया ना मैंने, जो भी एक्यूट एंगल रहेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। तो आर्यभट्ट जी ने यहाँ पर ये बोला कि जो भी परपेंडिकुलर, जो भी एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, जिसके रिफरेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके रिफरेंस में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला रिफरेंस इनके साथ में भी होना जरूरी। तो इनके साथ में क्या लिखना जरूरी है? थीटा, 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 थीटा। ये थीटा भी ग्रीक वर्ड है भैया। थीटा क्या है? ग्रीक वर्ड है। एक्चुअल थीटा मेरे ख्याल से आपने 10th क्लास में पहली बार सुना होगा। ये क्या है? एक्चुअल ग्रीक वर्ड है। कितने ग्रीक वर्ड होते हैं?
24, जैसे ये अल्फ़ाबेट्स है एक्चुअल ग्रीक के, जैसे हम पढ़ते ना ABCDEFGHIJKL, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। AIEIOU 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, स्मॉल और कैपिटल। AIEIOU ये क्या है? हिंदी अल्फ़ाबेट्स है ना, 52 अल्फ़ाबेट्स। और इसी टाइप से ग्रीक में होते 24 अल्फ़ाबेट्स, 24 कैपिटल और 24 स्मॉल। तो उसमें से एक लेटर है ये, और ये डिनोट किया जाता है एंगल्स के लिए। किसके लिए? एंगल। भाई कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो ये जस्ट एक सिंबल है थीटा, और वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलिए अब सुनिए, अब कहानी इसकी स्टार्ट होती है। अब एडमंड गुंटर और जोनस मुरे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। एडमंड गुंटर और जोनस मुरे ने बोला कि आर्यभट्ट जी ने जो काम किया बहुत ही अल्टीमेट काम किया। और ये जो नाम है ना, ये नाम क्या है, बहुत बड़े बड़े नाम लग रहे हैं यार, ये मज़ा नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े नाम कौन याद रखेगा। तो इन्होंने क्या किया, इसके नाम को शार्ट करना चालू कर दिया। क्या कर दिया? इसके नाम को शार्ट कर दिया, और केवल 3 कैरेक्टर में नाम रखा। और क्या नाम रखा? साइन। याद रखना, साइन जो है वो, इसका साइन का फुल फॉर्म क्या है? SINE। कोसाइन को उन्होंने लिखा कास, केवल 3 कैरेक्टर लिए भैया, कास। और टेंजेंट का नाम लिखा टेन, और को टेंजेंट का नाम लिखा कॉट, और सेकेंड का नाम लिखा सेक। सेकेंड का नाम क्या लिखा? सेक। और कोसेक का नाम क्या लिखा? कोसेक। को सेकेंड को क्या लिखा? कोसेक। आप बोलोगे कि सर ये तो ज़्यादा कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है। हाँ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोसेक, CSC। अगर 3 कैरेक्टर, सारे 3 कैरेक्टर में, इसको भी अगर आप 3 कैरेक्टर में लिखना चाहे तो CSC लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सुनिए, इसमें क्या लिखा है? ये थीटा, तो इनके साथ में भी तो थीटा होना चाहिए ना भाई। हाँ, इनके साथ में भी होना चाहिए थीटा, तो इनके साथ में भी मैं थीटा लिख देता हूँ। हाँ, ठीक है ना। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। याद रखना कि ये जस्ट ये क्या है? रेशियो है। और इसको साइन को, साइन थीटा को, ये यस कैपिटल नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। सारे कैरेक्टर जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? स्मॉल में ही लिखे जाते हैं। ये बात मालूम होना चाहिए। मतलब ये गलत तरीका है और ये वाला तरीका सही है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने भी सारे स्मॉल लेटर लिखे हैं। ऐसा नहीं कि सर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अब आर्यभट्ट जी का कमाल देखिए आप, इन्होंने नाम तो रख दिए ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं? तो ये वाले होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। क्यों होते हैं? तो हमने वो देख लिया। 6 ही क्यों होते हैं? 5 क्यों नहीं होते हैं? 7 क्यों नहीं होते? क्यों देख लिया। 3 लोग हैं तो तीनों के बीच में केवल 6 ही रिलेशन हो सकते हैं, 7वां रिलेशन नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। अब आर्यभट्ट जी ने बोला कि सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि पहला रिलेशन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सबसे फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कौन? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप बोलोगे कि सर मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा को बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं बोला? भैया मेरे, आर्यभट्ट जी ने बोला तो उस बात को पूरी दुनिया मान रही है, हमें भी मानना पड़ेगा। होता ना, जैसे आपका नाम टिंकू, चिंटू, अरे है तो है, एक बार रख दिया तो रख दिया है। आप बोलोगे कि नहीं मेरा नाम चिंटू सही नहीं है, मेरा नाम तो रामू होना चाहिए, तो चिंटू के ही नाम से पहचानेंगे क्यों? मम्मी पापा ने रखा है वो नाम, है ना। तो आर्यभट्ट जी ने जो नाम रखे, वो जो रेशियो दिया है वो रेशियो हमें सबको मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया मानती है। मतलब टेन थीटा क्या होता है? तो इनके बीच में रिलेशन, इनके बीच में टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर से बेस की ओर। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा तो बड़ा सिंपल सा काम है। इन्होंने बोला ना कि भैया टेन थीटा इधर से इधर है तो कॉट थीटा इधर से इधर जाएगा, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय
परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। इसको पलटा दो तो ये आ जाएगा, इसको पलटा दोगे तो सेक आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसको पलटा देंगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। आ गई बात समझ में। अब आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ये नाम मालूम होना चाहिए, अच्छे से याद कर लो। साइन को साइन बोला जाता है, कोसाइन को कॉस बोला जाता है, टेंजेंट को टेन, कॉट को कोटेंजेंट, सेक को सेकेंड और कोसेक को कोसेकेंट को कोसेक, ऐसा बोला जाता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको याद रख के अलग कर दो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग शिफ्ट कर देता हूं, इसको अलग शिफ्ट कर देता हूं, ठीक, ये इधर कर देता हूं ऐसा। आप नोट कर लेना उसको बराबर प्रॉपर। अब सुनिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। देखिए साइन को पलटा दिया, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और इजी हो जाएगा ये। कास को पलटा दिया तो सेक बन गया। देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। और टेन का उल्टा हो गया ये वाला, ये परपेंडिकुलर बाय बेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। मजा आ रहा मजा, बिल्कुल आ रहा होगा मजा, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेशन हो गए। मतलब मेरे ख्याल से आपको केवल तीन ही याद रखना है। ये भी टफ लग रहा, ठीक है, ये भी टफ लग रहा, इसको और इजी कर देते, और इजी कर देते। आप याद रख लो कि साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन के बाद कास आएगा, कास के बाद टेन आएगा, टेन के बाद कॉट आएगा, कॉट के बाद सेक और फिर कोसेक। रटो, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसी आर्डर में। सर हमारी बुक में तो थोड़ा सा आर्डर चेंज है भैया, बुक को अभी थोड़ा सा एक किनारे कर दो, बुक को थोड़ा सा एक किनारे कर दो और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ लो, इजी हो जाएगा काम। क्या याद करना है, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बस आर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए। साइन, कास, से, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बस। अब सुनिए, आप इतना तो याद रख सकते, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इतना तो याद रख सकते ना, हाँ रख सकते, इतना याद। अब साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक बोल दिया ना आपने। अब देखिए ये बन गया साइन, साइन थीटा, और ये यहां पर लिखो कास। साइन के बाद क्या था, कास, कास थीटा। कास के बाद क्या था, टेन थीटा। टेन के बाद क्या था, कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद क्या आता है, सेक थीटा। और सेक थीटा के बाद में कोसेक थीटा। हाँ या ना, हाँ। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बस हो गए सारे फार्मूले याद। कैसे, साइन थीटा इधर से ऊपर से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज आ गया, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आ गया। अब कॉट थीटा नीचे से ऊपर चलो, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सर हमें तो और दूसरी टेक्निक मालूम है। अरे दूसरी टेक्निक मालूम है तो दूसरी लगा लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कई सारे बच्चे अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं यहाँ पर, है ना, और कमेंट्स भी करेंगे, सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले नहीं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे कई लोग अपने अपने हिसाब से टेक्निक लगाते। कोई दिक्कत नहीं, हमारा टारगेट ये है कि भैया इसको याद रखने का तरीका, एक तरीका समझ लो, एक तरीका याद रख लो, पूरे फार्मूले याद हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्या ये चीजें याद हो गई? साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 100 बार बोलो। अरे बोल दो भाई 100 बार, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बोल दो 100 बार, ज़्यादा याद हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आर्डर वही रखना लेकिन याद, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जब भी आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो ये लिखना पड़ेगा आपको। अरे ये कौन माथा बच्ची वाला काम करेगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद।
कैसा, देखिए मेरे पास में यहाँ पर एक ट्रायंगल है। अरे मेरे पास एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। आपको ऑर्डर मालूम है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अरे पहले इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में ये, पहले इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अरे हो गया भाई याद। काइकिल पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के चक्कर में बैठेंगे हम। इसमें टाइम बर्बाद होगा ना। 10th क्लास में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सही तरीका क्या होता है कि भैया 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है और आधा घंटा जो बच गया उसको सजाने में लगाना है। सजाने में का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए आपको अगर आधा घंटा मिल गया तो ये मान के चलिए कि उस आधे घंटे में आप कम से कम 5 से 10 नंबर को बढ़ा सकते, इंक्रीज कर सकते। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 10th क्लास का जो बोर्ड का पेपर है उसको 2.5 घंटे में कैसे करेंगे, 2.5 आवर्स में कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी टेक्निक मैं बताते चलूँगा। मेरे अकॉर्डिंग आप चलते चलिए, मैथ से इतना ईजी हो जाएगा। देखिए साइन थीटा इसके अपान में ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इसके अपान में। अरे पहले इसके अपान में हाइपोटेन्यूज, इसके अपान में बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और थर्ड क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। और इनको पलटा दो तो फिर कॉट का, टेन को पलटा दिया तो कॉट, कास को पलटा दिया तो सेक, और साइन को पलटा दिया तो रेसिप्रोकल कर दिया तो कोसेक। बस इतनी सी बात है ना, छोटी सी बात है। बच्चे उसको पहाड़ बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से समझते नहीं है। छोटा सा वीडियो बता दीजिए सर, आप 10 मिनट का वीडियो बता दीजिए, 10 मिनट में मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए और मैं टॉप कर लूँ। टॉप पास होने के भी लाले नहीं पड़ेंगे। पास कैसे होगे भाई? पूरा जब तक 0 लेवल से नहीं करेंगे तब तक तकलीफ रहेगी। ये सच्चाई है, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करो। अगली क्लास से पहले सारी एक एक चीज, एक एक फार्मूला आपको इतना याद होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन 6 फार्मूलों को क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। टालना नहीं, आज के आज में ही इसको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है साइन का एसआई यानी कोसाइन, कास का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंड। ये इसके फुल फॉर्म है, ठीक। तो मज़ा आया आज की क्लास में? अगर मज़ा आया तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों को आप भेजिए। जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया हैंडल है सारे सोशल मीडिया पर सेंड करिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर मज़ा आया हुआ तो, और नहीं आया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर डबल से आने की जरूरत ही नहीं चैनल पर। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले बेसिक के साथ में, और बेसिक के साथ में फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।